स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 16, उसमें जो टॉपिक है एसी थ्रू द कैपेसिटर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसी थ्रू द कैपेसिटर यानी एक कैपेसिटर है, उसमें से एसी करंट कैसे पास करता है। हमारे पास इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सर्किट है और उसमें एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज सोर्स है, जिसको हमने यहाँ पे सिंबल से शो किया हुआ है। एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और उसके ऊपर वाले साइड पे आप देखें कि ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। जब भी आप बल्ब का सिंबल बनाएंगे तो इसको इसी फॉर्म में बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे जो आपको दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये कैपेसिटर है, इसको सी से शो किया हुआ है। और नीचे वाली साइड पे स्विच एस है, जिसको हम क्लोज करेंगे तो करंट पास होना शुरू होगा, ओपन कर देंगे तो सर्किट जो है वो करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, हमारा जो करंट है पास होना शुरू हो जाता है, हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही स्विच को हम क्लोज करते हैं तो बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है। तो अगर तो हम डीसी करंट पास करवाते हैं सर्किट के अंदर से जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा, तो डीसी करंट जो है उसको पास होने में मुश्किल होगी। डीसी करंट जो है कैपेसिटर से इजीली पास नहीं हो सकता, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो मुसलसल उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है। और इन प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम होता है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके दरमियान में हमने कोई ना कोई इंसुलेटिंग मीडियम हमने रखा हुआ होता है। उसकी वजह से डीसी करंट को पास होने में मुश्किल होती है, इसलिए डीसी करंट जो है वो ईजिली पास नहीं हो सकता कैपेसिटर में से, ठीक है। और जो एसी करंट है वो कैपेसिटर में से इजीली पास होगा। एसी करंट के दो हाफ्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ हो गया, एक नेगेटिव हाफ हो गया। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ अगर कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ उसकी डिस्चार्जिंग होगी। इस तरीके से कैपेसिटर जो है वो एसी करंट की मौजूदगी में मुसलसल चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सर्किट डायग्राम को मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमने एक वो इसमें जो थ्योरी है इसमें उन्होंने जस्ट यही बताया हुआ है कि एक हमने सर्किट के अंदर हमने एक लो पावर का बल्ब जो है वो हमने एक कैपेसिटर लिया, तकरीबन 1 माइक्रोफेरेड यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ फेरेड जो है वो इसकी कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की। और हमने वो कैपेसिटर को हमने बल्ब के साथ और जो एसी वोल्टेज सोर्स है और स्विच के साथ हमने सीरीज़ में जोड़ दिया, ठीक है। तो डीसी करंट का बताया है कि वो डीसी करंट जो है वो इसमें से पास नहीं हो सकता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एसी करंट जो है वो इसमें से इजीली पास हो जाता है। अब ये है कि जो चार्ज है, ठीक है, वोल्टेज का तो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है कि जो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसकी जो इक्वेशन होती है V = V0 sin ओमेगा t होती है। यानी जो वोल्टेज होता है वो साइन का फंक्शन होता है, इसमें ओमेगा क्या होता है, वो ओमेगा = 2πf, ये इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। किस फ्रिक्वेंसी से जो वोल्टेज है वो उसकी जो वेव्स है वो पास हो रही हैं। तो चार्ज जो जिससे कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, तो उसकी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो उस चार्ज की जो इक्वेशन है वो Q = CV। ये कैपेसिटर वाला जो टॉपिक आप लोगों ने स्टार्ट वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था उसमें आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, Q = CV। इसमें Q जो है वो चार्ज है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रहा है, C जो है वो कैपेसिटर्स है, और V जो है वोल्टेज है जो कि वोल्टेज सोर्स से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम V की जगह पे V0 sin ओमेगा t पुट कर दें, Q = CV जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप V की जगह पे V0 sin ओमेगा t पुट कर दें तो हमारे पास जो चार्ज की क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी Q = CV0 sin ओमेगा t। इसका मतलब है कि जो साइन की फॉर्म में शेप वोल्टेज की वेव की होगी वही शेप जो है वो चार्ज की वेव की होगी। यानी वोल्टेज और चार्ज जो है वो दोनों उनको हम साइनोसाइडल वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की होगी वही चार्ज Q की होगी, और जो फेज़ जो है वोल्टेज का होगा वही फेज़ जो है वो चार्ज Q का होगा, ठीक है। यानी इसमें यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इसी वोल्टेज सोर्स के साथ हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है। और करंट फर्स्ट हाफ में करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, और सेकंड हाफ में नीचे वाले डायग्राम के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एरो से आप देख सकते हैं, एरो जो है अपर डायग्राम में क्लॉकवाइज है और लोअर डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपर डायग्राम में चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, चार्जिंग हो रही है, और नीचे वाले डायग्राम में जो नेगेटिव हाफ साइकिल को शो कर रही है और इसमें एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि Q जो वोल्टेज है उसको भी हम V0 sin ओमेगा t की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q है उसको भी हम CV0 sin ओमेगा t की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो इन फेज़ होंगे,
ठीक है। करंट का जो फेज है वो इन दोनों से डिफरेंट होगा, क्योंकि करंट जो है इसका फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, इसमें जो डेल्टा ओवर डेल्टा टी है ये स्लोप को शो कर रहा है। स्लोप का मतलब आप लोगों ने, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा है उनको अच्छी तरह आइडिया होगा कि स्लोप जो होता है वो एक्चुअली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। यानी कोई भी कर्व अगर एक्स और वाई के हमने डायग्राम ग्राफ ड्रा किया है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान हमने कोई ग्राफ ड्रा किया है, तो उस कर्व के ऊपर हम 2 पॉइंट्स लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो डेल्टा वाई होगा, और उस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वो डेल्टा एक्स को शो कर रहे होंगे। उनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स को शो कर रहा होगा, तो इसलिए हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो होता है एक्चुअली वो स्लोप को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा ओवर डेल्टा टी है, तो ये एक्चुअली चार्ज के क्यू के स्लोप को शो कर रहा है। स्लोप का मतलब होता है ढलवान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि जहाँ पे चार्ज क्यू जो है वो ज़ीरो होगा, उसका स्लोप अगर हम लेंगे तो वो मैक्सिमम होगा, करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम को, आप इस ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से देखें। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टाइम एक्सिस को शो कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो चार्ज और वोल्टेज और करंट को शो कर रही है एट द सेम टाइम। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है जो सबसे नीचे है, अपर जो ऊपर वाली साइड जो लाइनें जा रही हैं, जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है वो चार्ज क्यू को शो कर रही है। इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइन है वो वोल्टेज वी को शो कर रही है, और उसके ऊपर जो ब्लैक लाइन है जो कि पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है वो करंट आई को शो कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉटेड लाइन क्यू चार्ज की और जो ग्रीन लाइन कॉन्टिन्यूस लाइन है वोल्टेज वी की, वो दोनों इकट्ठी शुरू हो रही हैं, और उनका फेज जो है वो सेम टाइम चेंज हो रहा है कि जब चार्ज क्यू ज़ीरो हो रहा है तो वोल्टेज भी ज़ीरो हो रहा है, जब चार्ज क्यू नेगेटिव हो गया तो वोल्टेज भी नेगेटिव हो गया, और जब उसका चार्ज क्यू का फेज़ जो है वो 2 पाई हो गया तो वोल्टेज का फेज़ जो है वो भी 2 पाई हो गया। मतलब इन दोनों का फेज़ जो है साथ साथ चल रहा है, क्योंकि ये दोनों इन फेज़ हैं। ठीक है, एक सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, सेम टाइम पे एंड हो रही हैं, और ये दोनों जो है वो इन फेज़ हैं। और जो करंट आई है यहाँ से आपको शो हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ओ पर क्यू और वी दोनों का फेज़ जो है वो ज़ीरो है, लेकिन जो करंट आई है उसका फेज़ जो है वो π/2 है। यानी कि उस करंट आई की जो कर्व है वो स्टार्ट ही इस डायग्राम के अंदर फेज़ π/2 से स्टार्ट हो रही है, और क्यू और वी जो है वो स्टार्ट ही ज़ीरो से हो रही है। ठीक है, तो अगर इन क्यू और वी का फेज़ जो है वो ज़ीरो होगा इस इक्वेशन के अंदर, क्यू अगर ज़ीरो है उसका फेज़ जो है, तो करंट जो होगा उसका फेज़ जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी इसका स्लोप ज़ीरो का स्लोप जो होता है मैक्सिमम होता है। तो आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि जब क्यू और वी का फेज़ जो है वो ज़ीरो है तो उस वक्त करंट जो है आई वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू आ रही है, जो कि पॉइंट पी से शो हो रही है। उसके बाद ओ से लेकर ए तक जाते हुए चार्ज क्यू जो है वो और वी, इन दोनों की जो स्लोप है, जो उनकी ढलवान है, वो कम होते होते पॉइंट ए पर पहुंच के ज़ीरो हो गई, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट आई है वो पॉइंट एन पे आके वो भी ज़ीरो हो गया। यानी चार्ज और वोल्टेज का जो फेज़ था वो ज़ीरो हुआ पॉइंट ए पर, तो उसी के साथ सेम टाइम पे जो करंट आई है एन पॉइंट पर वो ज़ीरो हो गया। उसके बाद क्यू और वी, इन दोनों का फेज़ जो है वो ए से बी तक जो है वो उनका जो स्लोप है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो करंट आई जो है उसका फेज़ जो है वो एन से आर तक वो भी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका फेज़ जो है वो क्यू और जो वी है उनका फेज़ जो है वो बी से लेकर सी तक अगेन जो है इसका फेज़ नेगेटिव हो रहा है। तो आर से लेकर एस तक जो है इनका, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करंट का फेज़ जो है वो क्यू और वी के अपोजिट है। यानी ये जो पॉइंट्स हैं चार्ज क्यू और वी के, ओ ए बी सी डी, यहाँ पर आप देखें इनका फेज़ देखें, और जो करंट है आई करंट का जो फेज़ है पॉइंट पी से लेकर एन, फिर आर, फिर एस और टी, यहाँ पे आप हर पॉइंट पे देख सकते हैं कि करंट आई का जो फेज़ है वो क्यू और वी से आगे है बाय π/2, यानी करंट जो है वो चार्ज को और वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय फेज़ π/2। देखें स्टार्टिंग पॉइंट पर भी क्यू का फेज़ ज़ीरो हुआ, बी का भी, और आई का फेज़ π/2 हुआ, तो आई जो है वो लीड कर रहा है। पॉइंट ए पर जो क्यू और वी का फेज़ जो है π/2 है, तो करंट का फेज़ जो है वो 3π/2 हुआ, तो यहाँ पर भी जो है वो आई जो है वो लीड कर रहा है क्यू और वी को बाय फेज़ π/2। ठीक है, अब पॉइंट बी पर क्यू और वी जो है उनका फेज़ पाई हो गया, और जो है इसका
पॉइंट एन पर इसका फेज़ जो था वो पाई था, और पॉइंट आर पर जो करंट का फेज़ है वो 3π/2 हुआ। तो 3π/2 में से हमने पाई जो है फेज़ माइनस किया, तो हमारा आंसर π/2 आ रहा है। यानी करंट आई जो है यहाँ पर अगेन लीड कर रहा है वोल्टेज को और चार्ज को। ठीक है, सिमिलरली हर पॉइंट पर आप देखते जाएं तो आप देखेंगे कि करंट आई जो है वो लीड कर रहा है, यानी उसका फेज़ जो है वो ज़्यादा है चार्ज वोल्टेज के फेज़ से। करंट आई जो है वो लीड कर रहा है क्यू को और वी को बाय फेज़ π/2। हर पॉइंट पर जो करंट है वो लीड कर रहा है। तो चूँकि करंट जो है वो लीड कर रहा है तो उसको यहाँ पे एक और डायग्राम जो है वो बनी हुई है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूँकि करंट लीड कर रहा है तो इसका हमने जब पीछे पढ़ा था फेज़ लीड में और लैग में, इससे पहले मैं आपको इस बारे में लेक्चर दे चुकी हूँ। तो इसमें आप देखें कि जब एक क्वांटिटी लीड कर रही होती है तो उसको हम अपवर्ड बना देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो लैग कर रही होती है उसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रा करना होता है। तो इस तरह ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इनको घुमा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट आई जो है वो वी को लीड कर रहा है बाय फेज़ π/2। अगर करंट आई को हम लेके आएंगे अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो फिर वी जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम करंट आई को लेके जाएंगे लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वी जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो हर पॉइंट पर करंट जो है वो हम जैसे जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हर पॉइंट पर करंट जो है वो वी को लीड कर रहा होगा बाय फेज़ π/2 को। सिमिलरली ये चार्ज क्यू को भी ये करंट जो है लीड कर रहा है बाय फेज़ π/2 को। तो ये डायग्राम जो है जो आपको कर्व की मेरे ऊपर एक्सप्लेन की है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डायग्राम को खुद ड्रा करके इसकी प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि किस तरीके से तीनों कर्व जो है वो सेम टाइम ड्रा हुई हैं और इसका फेज़ जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पर करंट आई जो है वो क्यू को और वी को लीड कर रहा है। ठीक है, अब ये है कि जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रजिस्टर है उसमें ऐसे करंट कैसे फ्लो करता है, और रजिस्टर जो है वो करंट को अपोजिशन भी फ्राहम करता है, और उस अपोजिशन को हमने रजिस्टर्स का नाम दिया था और उसको हमने आर से शो किया था। सिमिलरली जब हम कैपेसिटर के केस में एसी करंट को पास करवाएंगे तो कैपेसिटर भी उस एसी करंट को कुछ ना कुछ अपोजिशन जो है वो रजिस्टर्स जो है वो शो करेगा, और कैपेसिटर की जो रजिस्टर्स है उसको हम XC से शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि XC जो है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इसको या कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है इसको शो कर रही है। तो जिस तरह R जो होता है V = IR और R = V/I होता है, तो यहाँ पर भी उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग XC = V/I होगा, लेकिन यहाँ पे हम V और I की RMS वैल्यूज़ जो है वो लेंगे, यानी V और I की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ जो है वो हम लेंगे ताकि जो उनकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है इनकी आएँ। क्योंकि वैसे तो हम जब वैल्यूज़ लेते हैं तो कुछ वैल्यूज़ जो है इसी करंट में वोल्टेज की या करंट की पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती हैं। जब उनका हम मीन लेते हैं तो वो आंसर ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये ज़ीरो इफेक्टिव वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि हम इनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहे होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हमने कैपेसिटर के और इंडक्टर के केस में हमने इनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो लेनी होती हैं VRMS/IRMS। ठीक है, तो ये इसकी हमने इसमें XC = वैसे तो फार्मूला जो है V/I है VRMS/IRMS, लेकिन एक्चुअली XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका फार्मूला जो होता है 1/2πfc होता है। इसमें 2π कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, F जो है फ्रिक्वेंसी है जो कि AC वोल्टेज सोर्स की है, और C जो है जो हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस है, क्योंकि 2πf जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसको XC लिख सकते हैं, XC = 1/ωc। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर F की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू जो है रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। सिमिलरली जब फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू जो है वो बहुत लो हो जाएगी, ठीक है, तो X की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर F की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हम यूज़ करेंगे वोल्टेज की या करंट की, तो फिर उस पॉइंट पर XC जो रिएक्टेंस है जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जब रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो करंट की वैल्यू जो है उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा होगी, यानी लो फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और हाई फ्रीक्वेंसी पर जो उसकी वैल्यू है वो कम होगी। तो इस तरीके से इसको हमने उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कैपेसिटर के अंदर जो इसकी करंट जो पास हो रहा है उस पर वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका सारा जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी इसमें शो करना है, करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेस का जो रिलेशनशिप है उसको भी हमने शो करना है, इन कर्व्स को भी आपने शो करना है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की हैं,
और सर्किट डायग्राम जो है वो भी आपने इसमें इस टॉपिक के अंदर लाजमी बनानी है, जिसमें हमने बल्ब को और वोल्टेज सोर्स को, कैपेसिटर को और स्विच को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसी से मुतालिक जो आपकी इस टॉपिक से जो नेक्स्ट एग्जांपल है 16.2, उसमें आप देखेंगे आपको 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो है आपने कनेक्ट किया हुआ है विद द वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है 50 हर्ट्ज़। तो हमने इसमें रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर यानी XC फाइंड करना है। तो XC का फार्मूला जो है 1/2πfc। तो 2π कॉन्स्टेंट है वो सेम इसकी वैल्यू लिखेंगे, F 50 हर्ट्ज़ और C की वैल्यू जो है वो 100 10⁻⁶ फैरड लिखेंगे। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶ फैरड। तो XC का जो आंसर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि XC रिएक्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, तो उसकी यूनिट जो है वो ओहम होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर 31.8 ओहम आ रहा है। उसके बाद हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट जब आप XC फाइंड कर लेंगे तो करंट फाइंड करने का फार्मूला XC = VRMS/IRMS। यहाँ से आप IRMS निकालेंगे तो VRMS/XC। तो VRMS जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 24 वोल्ट्स दी हुई है। XC हमने फाइंड की 31.8 ओहम। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू आ रही है 0.75 वोल्ट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी, ये टॉपिक भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप इस लेक्चर को बार बार सुन के इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर करें, पॉइंट्स सारे अच्छी तरह समझ लें। और जो आपके दोस्त जिनको मुश्किल आती है लेक्चर समझने में, उनको आप ये लेक्चर सेंड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, इसको अच्छी तरह क्लियर करें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।